इसके अलावा तीसरी खबर का जिक्र करेंगे, दिल्ली का करेंगे जो दहल चुकी है। दिल्ली की एक गली में महज पार्किंग को लेकर हुआ विवाद कैसे बदल गया खून की एक दर्दनाक दास्तान में। क्या राजधानी के दिल में इंसानियत अब कहीं खो तो नहीं रही है? एक परिवार की खुशियों को मौत ने कैसे छीन लिया? और सवाल ये कि क्या कानून व्यवस्था हमारी सुरक्षा कर पाने में नाकाम हो रहा है? पूरी कहानी और इस दर्दनाक घटना के सभी पहलू हम आपको बस थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा जिक्र दरअसल एक और अहम खबर का करेंगे, दरअसल चीन का करेंगे जो पानी पानी इस समय हो रहा है। जब आसमान की आहें जमीन को छलनी कर दें तो क्या बचता है? चीन के गांसू और ग्वांडोंग में इस बार बारिश नहीं कहर बरपा है। 17 मौतें, 33 लापता, हजारों लोग इस भयंकर बाढ़ की गिरफ्त में हैं। क्या ये सिर्फ बारिश है या प्राकृतिक का कोई आगाह? पूरी कहानी और राहत कार्यों की स्थिति हम आपको बस थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा एक जिक्र हम करेंगे साइलेंट किलर का। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर छुपा हो सकता है खतरनाक दुश्मन जो चुपके से आपका शरीर जकड़ लेता है और बिना कोई बड़ी आहट दिए आपकी जिंदगी पर साया डाल सकता है? हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसे कहते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि इसका सच अक्सर हम तक पहुंचता ही नहीं है। इसका सच जो है, आज हम बात करेंगे इस अनजाने खतरे की जो आपके दिल की धड़कन को खतरे में डाल सकता है। पूरी खबर और कैसे बचाव करें आपको कुछ ही पलों में बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। जाते जाते बात पते की। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर कई करेंगे। तो क्या वाकई देश का वोट चोरी हो रहा है या राजनीति की दुकानों में लोकतंत्र संकट में है? ये एक नया बैनर इसका टंग चुका है। दरअसल राहुल गांधी कहते हैं कि यह सिर्फ हेराफेरी नहीं, ये लोकतंत्र पर डकैती है और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बना है। अब सोचिए, जब देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पर बैठे शख्स की वैधता पर सवाल उठने लगे तो बात सिर्फ सियासत तक नहीं सीमित रह जाती, बल्कि देश की आत्मा तक पहुंच जाती है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है ये कोई नया सवाल नहीं है, ये तो वही पुरानी स्क्रिप्ट है जो हर चुनाव में किसी न किसी किरदार के साथ दोहराई जाती है। आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती दी है, अगर आपके पास सबूत हैं तो हलफनामा देकर बताइए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। लेकिन राहुल रुकने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी ने दरअसल संसद से लेकर सड़क तक ऐलान कर दिया है कि ये लड़ाई अब सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं, व्यवस्था की साख की है। बेंगलुरु में प्रदर्शन, संसद भवन के बाहर हंगामा, इंडिया ब्लॉक की बैठक, बिहार में रैली की तैयारी। लेकिन सवाल यह है कि जब हर हार के बाद वोटिंग सिस्टम ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है तो क्या लोकतंत्र जीतता है या फिर हार और बहानेबाजी का ये नया इतिहास लिख जाता है? विपक्ष पूछ रहा है, जब वोट लिस्ट में गड़बड़ियां पाई गई तो क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा? वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? और सत्ताधारी खेमे का पलटवार यह है कि हार छिपाने का आखिरी पैंतरा है, वोट बैंक की राजनीति है और असली मुद्दों से भटकाने की चाल है। तो सवाल यह है कि क्या ईवीएम पर सवाल उठाना एक लोकतांत्रिक अधिकार है या लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश? क्या वोट की चोट वाकई जनता के अधिकार की आवाज है या फिर सियासी हताशा की गूंज? सच्चाई जो भी हो, एक बात साफ है, अगर देश के चुनावों से जनता का भरोसा हिलने लगेगा तो सिर्फ वोट नहीं, विश्वास टूटेगा। और जब भरोसा टूटता है तो फिर कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं लगता, कोई नतीजा वैध नहीं लगता, कोई सरकार स्थिर नहीं लगती। इसलिए सवाल बड़ा है, क्या राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं या लोकतंत्र के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहे हैं? और क्या चुनाव आयोग सच में पारदर्शिता के साथ जवाब दे रहा है या संस्थानों का गुरूर सवालों से डर रहा है? जब जवाब जिस दिन आएंगे राजनीति की शक्ल बदल जाएगी, लेकिन जब तक जवाब नहीं आते तब तक सवाल जिंदा रहेंगे और वोट की ताकत भी एक सवाल बनकर हर घर में गूंजेगी। क्या मेरा वोट वाकई मेरा था?
हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। ಇವತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ? हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। मेरी बात याद रखना, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀವಿ। क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है। वोट देने का अधिकार उसको बेंगलोर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अलग अलग जगह देश में ये लोग वोट डालने के लिए ऑथराइज हैं। मांगता है ನನ್ನ ಹತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। ನಾನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನುಡಿಯಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और सबसे, ये तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे। क्यों आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। जाहिर है इस समय आरोप और प्रत्यारोप बेहद तेजी से चल रहे हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता उसका पलटवार कर रहे हैं। बढ़ते आगे, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तो सवाल यह है कि क्या 52,667 करोड़ रुपए का पैकेज
आम जनता की राहत है या चुनावी नजरिए से सदा हुआ कदम? दरअसल जब देश की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक होती है और उसमें एलपीजी, गैस, शिक्षा, पूर्वोत्तर राज्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ फैसले लिए जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि देश पूछे कि ये राहत क्यों और अभी क्यों। उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ की सब्सिडी मंजूर होती है ताकि गरीब परिवारों को रसोई गैस सस्ती मिले। ठीक उसी टेबल पर 30,000 करोड़ की भारी भरकम रकम तेल कंपनियों को दे दी जाती है, IOCL, BPCL और HPCL को, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की ऊंची कीमतों का बोझ जनता पर ना पड़े। लेकिन असली कहानी तो यह है कि कंपनियां लंबे वक्त से घाटा झेल रही थी और सरकार चुपचाप उन्हें नियंत्रित कीमतों पर घरेलू सिलेंडर्स बेचने के लिए मजबूर कर रही थी। अब जब घाटा बेहिसाब बढ़ा तो सरकार ने राहत दी, लेकिन क्या यह राहत जनता के नाम पर कंपनियों को दी गई सब्सिडी नहीं है? और क्या यही पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रोजगार में लगाया जा सकता था? वहीं शिक्षा को लेकर कैबिनेट ने 4,200 करोड़ का फैसला किया, जिसे 275 तकनीक संस्थानों को सशक्त किया जाएगा, जिसमें आधी राशि विश्व बैंक से कर्ज के रूप में ली जाएगी। तो क्या ये शिक्षा सुधार है या फिर लोन में लिपटी हुई नीतिगत जरूरत? पूर्वोत्तर के लिए 4,250 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है, खासकर असम और त्रिपुरा के लिए। ऐसे समय में आया है जब चुनावी समीकरण फिर से नए नक्शे खींच रहे हैं और मरक्कमन पुडुचेरी हाईवे के लिए 2,157 करोड़ रुपए, जिससे दक्षिण भारत में सड़क संपर्क बेहतर होगा। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के पीछे राजनीतिक भूगोल भी उतना ही सक्रिय होता है जितना कि भौगोलिक नक्शा। सब कुछ इस तरह पैक किया गया है कि लगे जैसे सरकार हर क्षेत्र की सुध ले रही है। लेकिन यही वक्त है जब सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या ये सदृढ़ नीति या फिर सुनियोजित पॉलिटिक्स? क्या जनता को सस्ती गैस, बेहतर सड़कें और शिक्षा मिल रही है या फिर इन्हें योजनाओं के नाम पर जनता की आंखों में धुआं डाला जा रहा है? जब सरकार कंपनियों को सब्सिडी देती है और जनता को राहत मिलती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन क्या इन फैसलों के पीछे आने वाले चुनावों की आहट नहीं छिपी होती है? जवाब आपके पास है, क्योंकि आखिर में हर सब्सिडी, हर योजना और हर पैकेज आपके ही टैक्स से बनता है और आपको ही तय करना है कि यह खर्च जरूरत पर हो रहा है या नियत पर। फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। दूसरा फैसला लिया है कि कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले। उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज एलपीजी पे करीब करीब पूरा देश ही शिफ्ट हो चुका है। पुराने समय की सिगड़ी, चूल्हे, गैस वो सब खत्म हो चुके हैं। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए। तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे, जो कि उनके परिवारों में एक खुशी दौड़ेगी। अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के दिल में ऐतिहासिक निजामुद्दीन की रात में सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख। गुरुवार की रात 11 बजे महज पार्किंग के विवाद ने खून की एक ऐसी दास्तान लिख दी जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। 45 साल के आसिफ कुरैशी, जो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हुमा कुरैशी के चचेरे भाई थे, अपनी गाड़ी लेकर घर लौट रहे थे। सड़क पर स्कूटी सवारों को बस इतना कहा कि जरा साइड दे दो, लेकिन जवाब में जो आया वो शब्द नहीं, वार थे, तेज धार बेरहम वार। आरोप है कि पड़ोस के ही 2 लड़कों ने गुस्से में आसिफ पर सीने में चाकू से कई प्रहार कर दिए, जिससे वो सड़क पर लहूलुहान गिर पड़े। खून इतना बहा कि अस्पताल तक पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। सवाल ये है
कि दिल्ली की गलियों में इंसान की जान अब एक पार्किंग स्पेस से भी सस्ती हो गई है क्या? क्या हमारी सामाजिक संवेदनाएं इतनी खोखली हो चुकी हैं कि जरा सा गुस्सा, जरा सी नोकझोंक सीधा हत्या तक जा पहुंचता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजधानी के दिल में जहां हर गली में कानून व्यवस्था की बात होती है, वहां अगर लोग अपनी जान की हिफाजत को लेकर असुरक्षित हैं, तो फिर ये सुरक्षा किसके लिए है? गुरुवार की रात दिल्ली के निजामुद्दीन की वो गली जहां दिन में रौनक और रात में सन्नाटा होता है, अचानक चीखों और अफरा तफरी में बदल गई। समय था रात के 11 बजे, जगह थी भोगल के चर्च लेन और वजह थी महज पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, जो कुछ ही पलों में खून से लथपथ एक दर्दनाक वारदात में तब्दील हो गया। 45 साल के आसिफ कुरैशी, जो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं, दरअसल उन्होंने दो लड़कों को उन्होंने कहा कि स्कूटी जरा साइड में कर लो, लेकिन इतने में ही वहां पर गुस्से में तमातम स्कूटी सवार लड़कों ने कार और वहां पर बहस शुरू हुई और उसके बाद धारदार हथियार से दोनों ने आसिफ का मर्डर कर दिया। करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी, तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके। मुझे फोन आया गैस से एक गाड़ी स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में दुश्मनी हो गई। ये दो लोग थे और इन्होंने मिलकर और उसको मारा। निजामुद्दीन है, वहाँ पे हमें एक सूचना पीसीआर कॉल के माध्यम से प्राप्त होती है। पीसीआर कॉल आती है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश से, जिसमें बताया गया है कि एक विक्टिम है जिनका नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी है। उन्हें मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है और यहाँ लाने के पहले उनका किसी से कोई झगड़ा हुआ था। तो सूचना प्राप्त होते ही हमने विभिन्न टीमों को हॉस्पिटल और मौका वारदात पे रवाना किया। इस पूरे जांच में हमारे एसएचओ, एसीपी, एडिशनल डीसीपी सभी पहुंचे और जो प्रारंभिक जांच की और जो टेक्निकल एविडेंस देके मृतक के घर के सामने दरवाजे से लगा के खड़ी करता है, जिसमें मृतक ऑब्जेक्शन करता है कि इससे तो मेरा दरवाजा बंद हो गया है, आप अगल बगल में अपनी स्कूटी खड़ी कर दें। यहाँ से इनका विवाद शुरू होता है, बहस शुरू होती है, जल्दी बहस हाथापाई में तब्दील हो जाती है। इस दौरान जो आरोपी का छोटा भाई है गौतम, वह भी अपने घर से नीचे आ जाता है और वह भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। दौरान लड़ाई दोनों में से कोई एक आरोपी एक शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट से मृतक की छाती पे हमला करता है, जिससे मृतक बेहोश हो जाता है। जब तक परिवार वाले और चश्मदीद उसे अस्पताल ले जाते वह मृत्यु हो जाती है। कभी कभी जब आसमान रोने लगता है तो उसकी आहें जमीन पर कहर बरपाती हैं। आज गांसू की धरती पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश ने अचानक अपने आगोश में ले लिया उस क्षेत्र को जहां जीवन की उम्मीदें अभी भी गीली मिट्टी में दबी हैं। 17 लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, वहीं बहती जलधारा में छोड़ चुके हैं और 33 लापता हैं, जैसे कि बारिश ने उन्हें निगल लिया। चीन का योंगोन काउंटी, यहाँ की गलियां यहाँ कल तक हंसी गूंज रही थी, अब सुनसान जलमग्न कैदखाना बन गया है। नदियों ने अपनी सीमा पार कर ली है और पहाड़ों से आया भूस्खलन मानो प्रकृति का उग्र प्रकोप हो। बिजली, फोन सेवा ठप हैं। 4 गांव, 4000 से ज्यादा लोग अब शहर से कटे हुए हैं, जैसे वक्त ने उन्हें भुला दिया हो। रेस्क्यू टीमें लगातार प्रयासरत रहे, मगर बारिश के थपेड़ों ने राहत कार्यों को जकड़ रखा है। दक्षिण ग्वाडोंग चीन का, यहां पर भी वही कहानी, जहां नालियों के जल का सफाया करने की जद्दोजहद जारी है, क्योंकि ये अगस्त 19वीं सदी के बाद सबसे भीषण बरसात है। हवाई अड्डों पर 360 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, 300 से ज़्यादा विलंब है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि टूटे सपनों की कहानी भी है। पर यही बारिश जो जीवन को सींचती है, अब तबाही का सैलाब बन गई है। बीमारी की दहशत भी साथ लाई है। चिकनगुनिया,
जो बाढ़ के पानी में पनप रहे हैं। चिकनगुनिया के मच्छर अब और ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। इस साल ग्वांजो में 7,000 से ज्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी भी है, ये बदला हुआ मॉनसून पैटर्न, ये जोरदार बारिश सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का जहर है। वो महासंकट जो हमसे नजरें बचा रहा था अब सबके सामने खड़ा है। सरकार ने 1 बिलियन युआन की आपदा राहत राशि जारी की है, पर क्या ये नाकाफी है? पेड़ गिरे हैं, बिजली के केबल खुले हैं, सड़कों पर पानी है, दिलों में खौफ है। कहते हैं प्रकृति के गुस्से में छुपा है भविष्य का संदेश। शायद हमें अब अपनी जमीन से प्यार करना होगा, अपने आसमान से बातें करनी होंगी, वरना ये बारिश, ये बाढ़ फिर आएगी, पर शायद अगली बार लौटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा खौफनाक नाम है जो अक्सर छुपा रहता है साइलेंट किलर के रूप में। आप सोच सकते हैं कि यह बस एक मामूली सी समस्या है, लेकिन सच तो यह है कि कई बार यह हमारे शरीर में चुपके से घुसकर बिना कोई बड़ा शोर मचाए खतरनाक बम की तरह फट सकता है। सोचिए कितने लोग हर दिन जी रहे हैं, अपनी जिंदगी की दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि इस दर्दनाक सच को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल लक्षण क्या हैं जरा समझिए। अगर सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कभी कभी थकान लग रही है, तो बस मामूली, ये आपको लगता है कि ये बस मामूली है, पर अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये बन सकता है मौत का सबसे तेज चाल। आज की जिंदगी में जहां तनाव की रफ्तार तेज है, हमारे दिल की धड़कनें भी उतनी ही तेज हो गई हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है हमारे दिल की ये धड़कन हमें कब धोखा दे सकती है? हाइपरटेंशन एक ऐसा दुश्मन है जो किसी को भी किसी भी उम्र में पकड़ सकता है, और जब वो हमला करता है तो वापस लौटने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन के कारण दिल का दौरा, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारी जैसे जानलेवा खतरे बढ़ सकते हैं? पर सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो ज्यादा लोग हैं वो इसके संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हैं। इससे चुपचाप छिपे हुए दुश्मन से लड़ने का सबसे पहला हथियार है जागरूकता। समझना है कि यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। तो क्या आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे? क्या आप इस साइलेंट किलर से बचने के लिए कदम उठाएंगे? याद रखिए, हाइपरटेंशन से लड़ना सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाने से होता है। कैसे बदलाव? स्वस्थ भोजन करना होता है, नियमित व्यायाम यानी कि रेस्ट बहुत जरूरी होता है, तनाव कम करना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराते रहना है, जांच कराती रहनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी सबसे बड़ी दौलत है। ये लड़ाई जितनी चुपके से आती है उतनी ही समझदारी से लड़नी भी होती है। और आज से ही शुरुआत करें अपने और अपने परिवार के लिए, क्योंकि हर दिल की धड़कन कीमती है और हर धड़कन में है एक उम्मीद जिंदा रहने की। चलिए, आप जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है अपने सपनों को जीने का, अपनी गलतियों से सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। याद रखिए, सबसे बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है, अपनी सोच से, अपने विश्वास से। इसलिए आज से सोचो मैं कर सकता हूं, क्योंकि यह सोच आपकी पूरी जिंदगी ही बदल सकती है। तो इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।